सही। देखिए राउटर को याद रखने के लिए इतना रखें कि राउटर क्या है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो सर्विस इस्तेमाल होती है वो क्या है, राउटर। हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे, V6 इस्तेमाल कर रहे थे, सही है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑथ कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने क्यों इस्तेमाल की, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी एपीआई। अब हमें रिएक्ट में फ्रंट एंड का काम खत्म, क्योंकि हमने राउटर बना ली है, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना ली, हमने कंपोनेंट्स बना ली, ये सारा काम हो गया। तो आपका फ्रंट एंड मॉडल कंप्लीट। अब हमें इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड, क्योंकि एक्चुअल आपको काम करना होगा। कोई भी आपको प्रोजेक्ट रिएक्ट का देगा तो सिर्फ इतनी डिमांड नहीं करेगा। लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है कि अगर वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट करवा रहा है तो उसमें कोई ना कोई डेटा आ रहा होगा और कोई ना कोई डेटा जा रहा होगा, क्योंकि वरना उससे अगर उसको कोई डेटा का उसमें काम नहीं होता तो आपसे वो रिएक्ट बनवाता ही नहीं। आपसे वो क्या बोलता है, HTML CSS और बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करके एक लैंडिंग पेज बना दो। डायनेमिक के लिए डेटा शो कराने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करी है, रिएक्ट। तो इसमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, एपीआईज, यानी कि डेटा रिसीव करना और डेटा भेजना। उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, एक्सियोस। एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प आउट करती है सर्वर पे डेटा भेजने के लिए और सर्वर से डेटा रिसीव करने के लिए। अब ये डेटा भेजना और रिसीव करना, इसके कितने मेथड से, दो। पहला कौन सा था, दूसरा पोस्ट। जो गेट है वो प्राइमरीली मैंने आपको बताया किसके लिए इस्तेमाल होता है, सर्वर से डेटा रिसीव करने के लिए, सही है। और आप इससे डेटा कैसे रिसीव करते हैं कि आप एक्सियोस को बताते हैं कि उसका लिंक क्या है। आप एक्सियोस को बताते हैं भाई ये लिंक है, वो एक्सियोस सर्वर के पास जाता है कि भाई मुझे डेटा चाहिए। तो अगर वो लिंक सही है, सर्वर एक्सेप्ट उस लिंक को करता है, तो सर्वर वापसी में क्या भेज देता है, डेटा। वो डेटा किस फॉर्मेट में होता है, जेसन। किस फॉर्मेट में, जेसन। और जेसन बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट, सही है। क्योंकि जेसन की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, परफेक्ट। उसके बाद ये हो गया गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट आई थिंक ये आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आई थिंक ये किसी ने बदल दिया है, मैंने हालांकि थीम चेंज की थी। वो बिलाल, नहीं उसने तभी चेंज किया था। चलो इसको थोड़ा सा हम वही कर लेते हैं, कोई बंदा पागल नहीं है, उसने कुछ सोच के ये चेंज किया था। ये कुछ कुछ विजिबल है। तो हम बात कर रहे थे एक्सियोस की, एक्सियोस डॉट गेट। इस डॉट गेट से मुझे पता लग रहा है कि एक्सियोस वेरिएबल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगा, डॉट गेट। ये डॉट गेट क्या है, गेट क्या है, तो रट गया उसको। आप भी ये करिएगा कि जो आपका तीसरा पेज में जब ये सारा काम शुरू हो रहा हो ना तो आप भी आ जाना। उसको बिल्कुल रट गया है, वर्ड टू वर्ड रटा हुआ है, सही है। तो डॉट गेट, उसने बिल्कुल परफेक्ट बोला कि ये एक मेथड है। मेथड क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, एक फंक्शन, सही है। तो ये डॉट गेट है। इसको कैसे पता लगा ये मेथड है, क्योंकि गेट के आगे क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस से उसने पहचान लिया कि ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन होता है तो वो मेथड कहलाता है। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट देन। इसका मतलब है कि डॉट गेट जो है ये एक फंक्शन है, सही है, लेकिन ये फंक्शन आउटपुट जो करता है उसमें हमारे पास दो चीजें रिसीव होती हैं, देन और कैच। और देन और कैच क्या रिसीव करते हैं, नहीं नहीं इनके बीच में क्या है, एरो फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन इनको हम क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल सही।
अगर कोई भी फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम यानी कि आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन पास करें तो वो क्या कहलाता है? कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब है ये फंक्शन कौन चलाएगा? देन। ठीक है, तो देन कब चलता है? जब डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो। कैच कब चलता है? जब डेटा फेल हो। सही है, यानी कि कोई भी आप जो काम करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ तो कौन सा चल जाएगा? कैच। मैंने आपको सर्वर पे दिखाया था कि हम इसको डेलिबरेटली जबरदस्ती भी इन्वोक करा सकते हैं। अगर मैं वहां से स्टेटस कोड कौन सा पास करूंगा? 400। अगर मैं स्टेटस कोड भेजूंगा 400 तो क्या चलेगा? कैच। अगर मैं स्टेटस कोड भेजूंगा 200 तो क्या चलेगा? देन। ये डिपेंड किस पे करता है? स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या होता है? जो कि आपके फ्रंट एंड को बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ। तो हम रिक्वेस्ट कहते हैं जो फ्रंट एंड करता है किससे? बैक एंड से, तो हम रिक्वेस्ट का नाम देते हैं। सर्वर जो वापसी डेटा भेजता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। तो फ्रंट एंड टू सर्वर इसको क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट। सर्वर टू फ्रंट एंड रिस्पॉन्स। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको नोड जेएस में भी सेम इस्तेमाल करनी होगी। उसके बाद हम ये गेट रिक्वेस्ट सबसे आसान था, में कोई फटीक नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, बहुत सिंपल है। ज़्यादातर काम जो है फ्रंट एंड की तरफ, वो बैक एंड की तरफ होता है। फ्रंट एंड वाले को बस यूआरएल को हिट करना है, उसको डेटा मिल जाता है। गेट रिक्वेस्ट की खास बात है कि ये ब्राउजर में चेक हो सकता है। ये बात आपको पता है? बगैर नेट के कैसे होगा? सर्वर से तो कहीं। मतलब इसका मतलब है कि ये जो लिंक है अगर मैं किस पे पेस्ट करूंगा, ये मैं ब्राउजर में पेस्ट करूंगा तो ब्राउजर मुझे इसका कोई ना कोई जवाब देगा, बल्कि वही जवाब देगा जो आपको भी मिलेगा। सही है। ये रिस्पॉन्स आया है कहाँ से? सर्वर से। ये गेट रिक्वेस्ट की क्वालिटी है। इसका मतलब है कि जो ब्राउजर, जो भी आप ब्राउजर पे सर्फिंग करते हैं तो बेसिकली आप कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मतलब जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना google.com, तो ये कौन सी रिक्वेस्ट गई है? गेट रिक्वेस्ट गई है। ब्राउजर जो भेजता है वो कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट है। आप वही रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू, एक्सियोस के थ्रू भेज रहे हो, बस ये फर्क है। बात समझ रहे हैं? ये आपको वेब पेज क्यों दिख रहा है? क्योंकि गूगल का जो सर्वर है इस लिंक पे एक HTML भेजता है। जब वो HTML भेजेगा तो ऐसे दिखेगी, क्योंकि आपका जो ब्राउजर है उसको कोई भी HTML की फाइल दो तो वो क्या करता है? उसको चला देता है। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको एक जेसन मिल रहा है, बस फर्क ये है। ब्राउजर उसको भी दिखा देता है एज इट इज। हाँ, सर मैसेज जो किया था वो डायरेक्टली दिखा देता है। इवन अगर वो आप उसमें, मैंने आपको गिटहब पे दिखाया था ये API डॉट API.github.com, मैं इसकी लिंक भूल गया हूँ। API.github.com ये देखें, अब यहाँ पर ये भी गेट रिक्वेस्ट ही है। तरीके से आपने google.com, facebook.com ये किया ना, ये भी गेट रिक्वेस्ट ही है। लेकिन रिटर्न में HTML नहीं आ रही, क्या आ रहा है? जेसन आ रहा है। तो सर ब्राउजर आपको दिखा दे रहा है। ब्राउजर सिंपल, इसको जो मिलता है वो शो करा देता है, उसका और कोई काम नहीं है। सही है। उसके बाद इतना दिमाग नहीं है कि वो समझ सके ये क्या है। हाँ, कुछ ब्राउजर में इसको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। कौन सा ब्राउजर? फायरफॉक्स। क्योंकि फायरफॉक्स आपको पता है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी ने बनाया था। क्या बात पता है? जो मोजिला फायरफॉक्स है वो ओपन सोर्स है। मतलब आप उस ब्राउजर का जो पूरा कोड है वो गिटहब पे जाके पढ़ भी सकते हैं। और बहुत सारे ब्राउजर्स जो हैं वो मोजिला के ही ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि ओपन सोर्स जो चीज़ है उसको आप यूज़ तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो ये इसको जेसन समझ के जेसन की तरह दिखाता है। वो तो एक्सटेंशन हो गई ना, वो तो एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हो गया जो आपने इंस्टॉल कर लिया, वो एक अलग चीज़ हो गई। इसमें ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है। और उसकी सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगती है कोलैब सॉल्व। कि बहुत लंबा अगर कोई रिस्पॉन्स है तो आप बैठ गए चुप करके, लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। सही है। अब एक और मसला है। अब आते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में। थोड़ा सा, अब देखें, जब आप API बनाते हैं तो पता है आपको कैसे सोचना होता है। एक तरफ आपने थोड़ी देर के लिए आप फ्रंट एंड गाय बन जाते हो, फ्रंट एंड वाला बंदा। फिर थोड़ी देर आपको दिमाग घुमाना होता है, आप क्या बन गए? सर्वर वाला बंदा। अब सर्वर की साइकोलॉजी अलग है, फ्रंट एंड की साइकोलॉजी अलग है। फ्रंट एंड में क्या आपका मेन फोकस होता है कि आपको डेटा किसको दिखाना है?
यूजर को। सर्वर वाले की क्या क्या साइकोलॉजी होती है कि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी, मुझे कोई उसका जवाब देना है। वहां पे कोई HTML CSS की कोई बात नहीं होती। सर्वर पे HTML CSS नहीं, सिर्फ क्या होता है, JSON। सही है। कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने शायद टेम्पलेटिंग इंजन इस्तेमाल किए हुए होंगे AJS के नाम से। सही है, जो कि आपको सर्वर पे ही HTML बनाते हैं, वो टेम्पलेटिंग इंजन कहलाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, सर्वर नहीं है। सही है, खैर उनको हम बाद में देख लेंगे वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद आते हैं exist.post। हम देख रहे हैं exist.post जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू गेट, क्योंकि उसका काम ज़्यादा है। पोस्ट का काम सिंपल नहीं है कि आपने URL हिट किया और आपको जवाब आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ URL नहीं चाहिए, बल्कि क्या क्या चाहिए, डेटा और हेडर्स भी। और मैंने एक बात बताई थी, जो हेडर्स है वो हमेशा किसके अंदर आने चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में। इसको ना भूलिएगा वरना आपका कबाड़ा हो जाएगा। दूसरा, इसको मेरे कोड से ये चीज़ छापिएगा, अगर ये भी नहीं छापेंगे तो भी क्या हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है, कंटेंट टाइप। ये आप सर्वर को बता रहे हैं कि मैं क्या भेज रहा हूं, बात समझ रहे हैं। ये बेसिकली आप उसको बता रहे हैं कि आप उसको क्या भेज रहे हैं, एप्लीकेशन जेसन। तो मतलब जो चीज मैं भेज रहा हूं वो क्या है, जेसन है। हाँ, सही है। नहीं, ये बेसिकली जेसन का फॉर्मेट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है। ये ES6 जो है आपका, ECMAScript 6, जो 6 वर्जन जावास्क्रिप्ट का आया था, उसमें ये वाली कन्वेंशन जो है ये अलाउ की गई थी। सही है। ये पहले का पाइथन की कन्वेंशन थी। पाइथन में आपको वो की बोलता है कि किसके अंदर रखो, बगैर कोड्स के। क्यों ये क्यों कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट ने भी इसको अलाउ कर दिया, क्योंकि एक मसला हो गया था। फर्ज करें कि आपको की बनानी है, इस तरह से बीच में स्पेस देना है। अब वो जावास्क्रिप्ट इसको एरर कर देता है, ये अब अलाउड नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप किसमें वो रख दें, कोड्स में रख दें, तो ये की एक्सेप्ट हो जाती है। पाइथन में ये पहले से कैपेबिलिटी थी, तो अब ये किसने कॉपी की है, जावास्क्रिप्ट ने अपने वर्जन 6 में, जो बेसिकली अब आप यूज़ कर रहे हैं, ये उसमें उसने कॉपी की है। ये बेसिकली अगर आप इसको हटा भी देना तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे आप देखें ये बीच में स्पेशल कैरेक्टर का मसला दे रहा है। देखिए पहले हमारे पास एक और इशू होता था, हम लोग एक चीज़ इस्तेमाल करते थे, जेसन डॉट पिंगीफाई, ये वाला हम कन्वेंशन इस्तेमाल करते थे, फंक्शन। हम क्या करते थे कि वो कंटेंट टाइप जो है ना, अब वो जावास्क्रिप्ट नहीं समझता उसको, पहले नहीं समझता था, आप समझता है। तो हमें क्या करना पड़ता था, इस सारी पूरे जो ऑब्जेक्ट है किसको यहाँ पे पास करना पड़ता था। अब ये जो रिटर्न करता था ना, ये इसको कन्वर्ट कर देता था ऐसे। सही है, इसको हम बोलते थे जेसन पिंगीफाई। अभी भी अगर आपके पास, आपको मेक श्योर करना है कि कोई ऐसी चीज़ ना आए कि जो इसको ब्रेक करे, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है ना यहाँ पे पोस्ट में, जैसे ये मैं आपके पास आइटम डॉट डेटा डॉट मैसेज आ रहा है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आइटम को पहले कहाँ पास कर देते हैं, जेसन डॉट पिंगीफाई में, कि इसको पहले कन्वर्ट करो जावा स्क्रिप्ट के जेसन के फॉर्मेट में। सही है, लेकिन अब एक्मा स्क्रिप्ट 6 में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि ये 6 में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, तो सबसे पहले है URL, दूसरे में क्या है, डेटा। वो डेटा जो आप सर्वर को भेजेंगे, और वो लाजमी किस फॉर्मेट में होगा, जेसन या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। दोनों एक ही बात है वैसे, जेसन कह लें या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कह लें। तो मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, यूज़र और पासवर्ड। अब जो सर्वर को की रिसीव होगी वो कौन सी है, यूज़र और पासवर्ड। यानी कि इसको अगर इस डेटा को डिकोड करना है, मतलब इस डेटा को इस्तेमाल करना है, तो उसको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़र, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। ये बात तो समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो PWD है ये एक वेरिएबल है, ये PWD नहीं जाता, PWD के अंदर जो वैल्यू है वो जाती है। इसको समझ रहे हैं आप, ये की है और ये वैल्यू है। ये वैल्यू PWD जो आ रही है ऊपर से कहीं से आ रही है, ये रही। ये सिंपल वेरिएबल है जो कि इसमें डेटा इंजेक्ट करेगा। उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमने बहुत सारी पंचायतें मारी थी। हमने बोला था कि भाई ये डेटा हमें लाके दो, URL क्या थी, API/login।
ये अब यूआरएल है उस फंक्शन का, और ये यूआरएल किस चीज का है? ये सर्वर का, ये सर्वर एड्रेस या डोमेन नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वर एड्रेस या डोमेन नेम। ये क्या है? ये राउट भी इसका नाम होता है, राउट भी। और ये बेसिकली होता क्या है, ये आपके सर्वर पर जो फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है, ये उसका एड्रेस होता है। सही है। आपने यहां तक बता दिया कि मेरा सर्वर किधर है, आपने यहां से आगे बता दिया कि भाई वो सर्वर का जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक सर्वर में बहुत ज्यादा फंक्शंस बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं? फंक्शन जरूरी होता है। आप कोई भी नोड जेएस में भी देखेंगे हम फंक्शन बना रहे होंगे। आपको फंक्शन पे ही हिट करना है, उस फंक्शन के अंदर सर्वर पे आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। ये तरीका होता है। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि भाई डेटा आए, तो एक मैंने यूज स्टेट बनाई हुई है, किस नाम से? सेट मैसेज। मैंने एक्स वाई जी कहीं भी इस्तेमाल की हुई होगी। उसके बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? सेट स्टेटस। स्टेटस कौन सा स्टेटस? HTTP स्टेटस, या HTTP कोड कहते हैं उसको, या स्टेटस कोड भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? इसके कौन कौन से होते हैं? 200, 300 और 400 और 500। 200 क्या था? 100 तक इंफॉर्मेशन था। 200 सक्सेसफुल। 300 रिडायरेक्शन था। 300 रिडायरेक्शन है। 400 एरर है। 500 सर्वर एरर है। इंटरनल सर्वर एरर कहलाता है ये। इंटरनल सर्वर एरर तब होता है कि आपने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, सर्वर उसको जब प्रोसेस कर रहा था तो सर्वर ब्रेक हो गया, और जो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या सर्वर ब्रेक हो गया, तो आपको फ्रंट एंड क्या जवाब देता है? 500 इंटरनल सर्वर एरर का मतलब होता है आपका मसला नहीं है, सर्वर क्रैश हो चुका है। सही है। ये आपको क्यों बताया जाता है? याद है हमने वो गिटहब खोली थी, पता नहीं कौन सी वेबसाइट खोली थी, तो लिख के आ गया था द वेबसाइट इज इन मेंटेनेंस। तो ये बेसिकली तब पेज शो होता है। हाँ, ये पेज तब शो होता है, ये राउटर के थ्रू सेट हुआ हुआ होता है, कि जब भी 500 कोड रिटर्न हो, तो ये वाला जो पेज है मेंटेनेंस वाला, ये शो कर दो। नेविगेट आपने पढ़ा था ना, नेविगेट से हम भेज देते थे। यहाँ भी हमने यही काम किया है आई थिंक। ये रहा। मैंने कहा है कि ये पहले इसको क्या करो, मैसेज सेट करो, उसके बाद क्या सेट करो? स्टेटस। ये क्या है? कुकी क्या था? कुकी है क्या? कुकी है क्या? कहाँ पे? वो कैशे तो टेम्पररी होती है। ब्राउजर की कुकी। सही है। तो ब्राउजर के अंदर किस किस तरह की मेमोरी होती है? कैशे को क्या कहते हैं? लोकल स्टोरेज। और कुकी? देखें, ब्राउजर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी कहलाती है लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज या सेकंड सेशन स्टोरेज आपकी रैम की तरह होती है। अब रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक आपका पीसी चलता है। इसी तरीके से ब्राउजर की लोकल स्टोरेज तब तक होती है जब तक आपका ब्राउजर का वो टैब ओपन होता है। इवन अगर आप पेज को रीलोड भी करेंगे तो लोकल स्टोरेज खाली हो जाती है। उसके बाद आती है कुकी। कैशे भी उसी को बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है क्या? कुकी। कुकी जो होती है वो बेसिकली ब्राउजर की जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है, उसको कहते हैं। यानी कि आपका ब्राउजर आपकी हार्ड डिस्क में जहाँ सेव हुआ है, उसके अंदर एक फोल्डर होता है कुकी का। ये डेटा डायरेक्टली आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है। अब आपको ये बात पता है कि हार्ड डिस्क में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती। आप भले कंप्यूटर्स को बंद कर, अपने कंप्यूटर को बंद कर दें फिर ओपन करें, तो भी आपकी हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है तो रहता है। तो इसका मतलब है कि कुकी परमानेंट है, लोकल स्टोरेज टेम्पररी है। तो ये वाला जो यूजर का डेटा है, यानी कि जिस यूजर ने साइन इन किया है, मैंने किसके अंदर सेव करा है? परमानेंट में सेव करा है। इसका मतलब है कि अगर वो कंप्यूटर बंद भी कर देगा और फिर वो साइन इन करने की कोशिश करेगा, तो भी मुझको उसका डेटा मिल जाएगा। बात समझ आई? में सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है। ग्लोबल लोकल दोनों, दोनों हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। नहीं, देखिए एक सिंपल सी लॉजिक है। अब जो आपके पैकेजेस हैं, जैसे एक्सियोस है, पैकेजेस किसके अंदर सेव होते हैं?
नॉड मॉड्यूल्स में। अभी मैंने कंप्यूटर बंद किया था, आज मैंने आके खोला तो मेरे फिर भी नॉड मॉड्यूल्स में मेरे पैकेजेस पड़े हुए हैं, उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो हम डिलीट करते हैं ना, वो तो हम डिलीट करके भेजते हैं, वो गिट इग्नोर में लिखा हुआ होता है इधर, साइन इन साइन अप, ये देख, ये देखे ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो नॉड मॉड्यूल्स ये आप जानबूझ के नहीं भेज रहे हो। आपके अभी बात हो रही है आपके पीसी की, कि पीसी में कौन सी मेमोरी परमानेंट है और कौन सी मेमोरी टेम्पररी है। टेम्पररी हर वो मेमोरी है जो किसके अंदर होती है, रैम के अंदर, और परमानेंट हर वो मेमोरी है जो किसके अंदर होती है, जो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। सही है। मिलेगा हाँ, फोल्डर में मिलता है। देखें ये मसला है आपकी हार्ड डिस्क में कौन सी चीज़ कहाँ सेव हुई है। सही है, दोनों चीज़ें हार्ड डिस्क में, लेकिन जो आपके लोकल पैकेजेस हैं वो आपके लोकल फोल्डर के अंदर है। जो ग्लोबल है वो विंडोज़ के एक फोल्डर में है, जो कि हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। -G लगा लेते हैं। ये बिल्कुल वही है कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट जैसे ग्लोबल है, और जो आपका यूज स्टेट है वो लोकल होता है, लोकल कंपोनेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पोस्ट रिक्वेस्ट था। सिंपल है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी आप सिंपल एक काम करें, मैं इसको भी उसमें लगा देता हूँ, बल्कि इस पूरी चीज़ को, ये एयरफोर्स शेयर, सही है। इसके अलावा आपको यूआरएल चाहिए होता है, आपको डेटा चाहिए होता है, और हेडर्स चाहिए होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है मैंने एयरफोर्स शेयर पर शेयर कर दी हैं। इसके अलावा आप एक काम कर लें कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट का एक बॉयलर प्लेट क्या होता है, प्री रिटन कोड को हम क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट कहते हैं। तो ये इसका कोड मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अब ये एक्सियोस का बॉयलर प्लेट है, आपके पास एक्सियोस का बॉयलर प्लेट है, आपके पास यूआरएल है, आपके पास डेटा है, और आपके पास हेडर्स हैं। तीन चीज़ें हैं, और आपके पास कुछ टेस्टिंग के लिए मैंने आपको ये भी बताए थे, पाइथन बैकएंड ऐप डॉट पी वाई। कुछ यूजर जो थे, इन यूजर से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका साइन इन हो रहा है नहीं हो रहा। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने सिंपल क्या बनानी है, क्या बनानी है, आप एक सिंपल रिएक्ट की ऐप पे, जो वहाँ पे अगर पुरानी भी कोई पड़ी हुई है उसको भी खोल लें, पे लॉगिन का एक कंपोनेंट बनाए। उस लॉगिन के कंपोनेंट पे आप ये सारा जो एक्सिस पोस्ट है ये वाला काम करें। सही है, जब लॉगिन क्लिक हो तो आपका जो पेज है वो दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाए। सही है, अगर वो लॉगिन ना हो तो आपका क्या आ जाए, जैसे मैं ऊपर शो करा रहा था कि यूज़र इज़ इनकरेक्ट, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। नहीं नहीं, आज स्टार्ट कर लें, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। सही है, आज ये स्टार्ट हो जाएगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे सामने इसको कोड करें तो मुझे पता लगे कि आपको कहाँ कहाँ इशू हो रहा है। सही है, ये तकरीबन सारा कोड आपके पास है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। आपने सिर्फ राउटर खुद करना है, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। जो आपको पता है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, क्या एक राउटर V6.3, जब आप इसकी पहली पहली लिंक को क्लिक करते हैं और आप नीचे करते हैं तो इवन आपको ये भी बताता है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपको ये भी बताता है कि इसको इंजेक्ट कैसे करना है। थोड़ा नीचे आ जाए, ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करके, ये भी ऊपर इस पर बताया हुआ है कौन सी फाइल है, मेन डॉट जे एस एक्स, जो कि हमारी इंडेक्स डॉट जे एस एक्स होती है। ये नीचे नीचे आप चलते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं। ये इसने राउट इस्तेमाल किया हुआ है। सही है, ये आपको सिर्फ खुद करना है। बाकी आपने इसको पोस्ट वगैरह इस पर लगा के वो मुझे दिखा देना है कि भाई लॉगिन फॉर्म था, आपने साइन इन किया। यानी कि अब देखें, मज़े की चीज़ देखें, आप अपने पीसी पे सारा कोड कर रहे होंगे, लेकिन आप डेटा भेज रहे होंगे मेरे इस पीसी पे, क्योंकि ये सर्वर है। सही है, आप क्योंकि आपके पास क्या है, यूआरएल, और यूआरएल बेसिकली क्या होती है, आईपी एड्रेस होता है।
आप इस यूआरएल के थ्रू मेरे सर्वर को हिट करेंगे और मुझे यहाँ पे पता भी चलेगा। कोई वहाँ से कोई रिक्वेस्ट करेगा ना, मुझे यहाँ पे सर्वर मुझे बताएगा पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है, गेट रिक्वेस्ट हुई है, या कौन सी रिक्वेस्ट आई है। सही है। तो ये सिंपल काम करें। अगेन बूटस्ट्रैप लगा लें, बूटस्ट्रैप का लॉगिन फॉर्म यूँ डाउनलोड हो जाएगा और उसका पूरा कोड पड़ा हुआ है, उसको उठाएं और उसको जिस तरीके से पहले तो वो एरर्स हटाएं, क्योंकि वो इनपुट पे एरर देगा। अभी से बता रहा हूँ, लेवल में 4 HTML4 करना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें इसको करेक्ट करें। और इसमें जो डेटा है यूज स्टेट के थ्रू, क्योंकि आपको इनपुट का डेटा किसमें सेव कराना होगा, वेरिएबल में। और सबमिट पे सबसे पहले क्या लगाना होगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट। याद है, मुझे रट गया है। प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना होता है, वरना वो रीलोड कर देगा। सबमिट क्लिक करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ये अच्छा सवाल है, ये कौन सा प्रोजेक्ट था। अब देखें, बटन पे जाते हैं। बटन में मैंने क्या लगाया हुआ है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या पास कर रहा हूं मैं, कॉल बैक फंक्शन। क्योंकि ये पहले पैरेंथेसिस तो आपको बता रहे हैं कि आप HTML से किस में जा रहे हो, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में आपने सिंपल क्या बनाया हुआ है, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया हुआ है। इस कॉल बैक फंक्शन में आपने डायरेक्टली क्या दे दिया है, ई। अब ये कॉल बैक फंक्शन चलाएगा कौन, ये बटन कॉल कराएगा। समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने इस फंक्शन को बना लिया है, इस फंक्शन को कॉल तो आप नहीं करा रहे। तो इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, ऑन क्लिक। लेकिन ऑन क्लिक को पता है कि वो ऑन क्लिक आपको एक पैरामीटर पास करता है हमेशा, ये बाय डिफॉल्ट है। और उसको हम किस में सेव करा रहे हैं, ई में। इसके अंदर जो जो आपके बटन के प्रेफरेंसेस हैं, जो ये बटन कर सकता है, इसके अंदर जो आपने देखा है ना कि वो एक पूरा ऑब्जेक्ट बन के आता है। जब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, तो उसमें जो पूरा ऑब्जेक्ट आता है ना, वो इस ई में आ जाता है। याद है हम जो जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन पढ़ रहे थे, किसी को याद है, नहीं याद है। अब जैसे कि ये कॉपी का बटन है, सही है। यहाँ पे इसने क्लास वगैरह फलाना ढिमकाना, इसने कोई आईडी नहीं दी है। आईडी कहीं भी यूज़ नहीं किया है। मेरे कहने का ये मतलब था, आप डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी को अच्छे से जानते हैं। जब हम, आपको याद होगा जब हम डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, तो मैंने इस सारा जो चीज़ है वो उसको हम वेरिएबल में सेव करा देते थे। तो उस वेरिएबल को एक दफ़ा मैंने कॉन्सोल लॉक करा के दिखाया था। जब मैंने उसको कॉन्सोल लॉक किया था, तो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट खुल के आ गया था। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हर वो मेथड था जो आप उस पर अप्लाई कर सकते थे। ये चीज़ याद है, तो आपको थोड़ा याद आएगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सिंपल सा इनपुट का बना के उसको कोई आईडी लगा के, या बटन बना के उसको कोई आईडी लगा के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कीजिएगा कॉन्सोल के अंदर। तो आपको पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हर वो ऑब्जेक्ट होता है, हर वो प्रॉपर्टी होती है जो आप उस बटन पे या उस इनपुट पे लगा सकते हैं। किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। याद है आपको, डॉट स्टाइल भी करते थे, डॉट वैल्यू भी करते थे, डॉट इनर HTML भी करते थे। वो सारे आ गए थे, बिल्कुल भाई। तो ये ई जो है, उसी इस ई में वही सारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, पास होता है। तो हम वो पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ पास कर रहे हैं, किस फंक्शन में, और ये फंक्शन हमने बनाया है। और इस ई का सिर्फ एक मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है कि जब आपका फॉर्म सबमिट का बटन क्लिक करता है, तो HTML की प्रॉपर्टी है वो उस फॉर्म को क्या करा देता है, रीलोड करा देता है। ये रीलोड हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारे यूज स्टेट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो हमने इसको रोकने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अपने PCs पे जाएं और जल्द से जल्द एक फॉर्म पे सबसे पहले इसको देखें। कोई भी प्रॉब्लम जब आपको सॉल्व करनी होती है, तो उसका कोई तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आप बूटस्ट्रैप लगाएं। आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए, आप फॉर्म बनाएं। सबसे पहले फॉर्म बनाने के बाद आप उस फॉर्म की जो इनपुट डिटेल्स हैं, पहले आप उसको देखेंगे, फॉर्म बन गया, स्क्रीन पे आ गया, ख़त्म। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस जो बटन है आपका, उस बटन पे आप ऑन क्लिक लगाएं और इसी तरीके से एक फंक्शन दें। उस फंक्शन के अंदर सिर्फ लिख दें अलर्ट और प्रिवेंट डिफॉल्ट। फिर आप जब उसको क्लिक करें तो क्या आना चाहिए, अलर्ट, और रीलोड नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने कहा ये काम ख़त्म। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इनपुट के जो दोनों की वैल्यूज़ हैं वो यूज स्टेट में सेव कराएंगे। अब जो आपने बटन का फंक्शन बनाया है, जब वो क्लिक होगा,
तो आप उस इनपुट की वैल्यूज किस में क्या करा दें, कॉन्सोल लॉग करा दें। सही है, फिर आप देखेंगे चल रहा है, वैल्यूज कॉन्सोल लॉग में प्रिंट हो रही है, मतलब आपका बेसिक फॉर्म तैयार है। उसके बाद आप एक्सियोस लिखें। एक्सियोस के अंदर एक्सियोस कब हिट होगा, जब वो बटन क्लिक होगा और ये सारा जो डेटा है किस पे भेज दें, सर्वर पे। और सर्वर से जो डेटा रिसीव आ रहा है उसको सबसे पहले क्या करें, कॉन्सोल लॉग। देखेंगे आपके पास डेटा आ क्या रहा है। सही है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आप देखेंगे अगर स्टेटस को 200 आ रहा है, 200 आया तो सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल हुआ तो उसको क्या करा दें, नेविगेट। नेविगेट किसी भी दूसरे पेज पे। ये आप साइकिल रखें 1 2 3 4 और इसको करने की कोशिश करें। कल आज इतना कर लेंगे, फॉर्म बन जाए, फंक्शन बन जाए और आप उसमें एक्सियोस तक एटलीस्ट पहुंच जाए। सही है, जल्दी जल्दी अपनी सीट्स पे जाएं और उसको शुरू करें। ये चीज़ मैं ऐसे ओपन रखता हूँ और एयरफोर्स शेयर पे भी आपको मिल जाएगा वैसे। बहुत कॉन्टेक्ट होगा कि